नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में पालकों के अनुरोध के आधार पर 20 अप्रैल से छुट्टी की घोषणा कर दी है। रविशंकर विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पालकों की मांग आ रही है कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ गई है और अब बच्चों को स्कूलों से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि 20 अप्रैल से स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी। जी, हमारे पास भी कई अभिभावकों के फ़ोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 पास हो गया है। इस बिल के पास होते ही राज्य की भर्ती प्रणाली में बड़ा संस्थागत बदलाव तय हो गया। इस कानून के माध्यम से राज्य में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की गई है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है और उनकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और पारदर्शिता को लेकर ठोस कदम उठाए जाने के साथ ही पूर्व सरकार के दौरान पीएससी भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। पिछले विधानसभा के बजट सत्र में एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का एक एक्ट लाए हैं और उसके अनुसार मंडल का गठन होगा और एक तरह के जो पद हैं उसकी एक ही परीक्षा होगी। जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस निकलते हैं, उनको अलग अलग से परीक्षा देनी नहीं पड़ती है। उसी तरह से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के एक नेचर के पदों के लिए एक ही परीक्षा होगी और उसी में से उनकी नियुक्ति होगी और इसके लिए मंडल पूरा वर्ष भर का कैलेंडर भी बनाएगा ताकि हमारे बेटा बेटियों को मालूम रहेगा कि कब किसकी परीक्षा मतलब होने वाली है। तो इस तरह से वो भी टेंशन में नहीं रहेंगे और एक परीक्षा के माध्यम से अनेक नियुक्ति हमारे बेटा बेटियों को मिलेगी और इसमें सरकार का भी जो अपव्यय होता है संसाधन का, वो भी नहीं होगा। देश की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देना लोकतंत्र को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महिलाओं की भागीदारी सशक्तिकरण से आगे बढ़कर संसद और कानून निर्माण तक पहुंचेगी। 3 दशक से लंबित यह कानून अब आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व दिलाएगा। देश की और प्रदेश की नारी शक्ति को नमस्कार, जय जोहार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो लगभग 3 दशक से लंबित था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम वह क्रांतिकारी कदम है जिससे अब लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत नारी शक्ति को सम्मान और उनके उत्थान के लिए कार्य किया गया। फिर चाहे 12 करोड़ शौचालय बनाकर उनको सम्मान दिलाना हो, 3 तलाक जैसे कुप्रथा को समापन करना हो या 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को लखपति दीदी योजना के माध्यम से नए अवसर देना हो, मोदी जी ने हमेशा नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किए हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाकर अब सशक्तिकरण से संसद तक और कानून के पालन से कानून के निर्माण तक हमारी माता बहनों का योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा। आज हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा के 20% महिला विधायक हैं। मैंने उनके विचारों को समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सदन में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अब देश और अधिक सशक्त और समृद्ध बनेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय में मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां 1 मई 2026 से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना ड्यूटी के लिए तेजी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनगणना को एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य माना जाता है, क्योंकि इससे प्राप्त आंकड़े ही सरकार की योजनाओं और नीतियों की नींव तैयार करते हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी गणनाकार और पर्यवेक्षक पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर खास ध्यान देने, डिजिटल ऐप के उपयोग में दक्षता बढ़ाने और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशिक्षण में उपस्थिति को अनिवार्य बताते हुए अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एसडीएम मनीष साहू ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में होगी। 1 मई से पहले चरण में घरों की नंबरिंग और लोगों से जरूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। प्रशासन जनगणना को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी और सख्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। जी सर, जनगणना विषय में क्या स्थिति है जनगणना के संबंध में अभी प्रगणक और सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग चल रही है, जो बिलासपुर तहसील का और बेलतरा तहसील का है। ये रामदुलारे स्कूल में संचालित है। आज बिलासपुर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 दिन तक बेलतरा का होगा। उसके बाद कुछ लोग जो छूट गए हैं उसमें बेलतरा और बिलासपुर का मिक्स करके 3 दिन तक और प्रशिक्षण होगा। इसमें लगातार 3 दिनों तक प्रशिक्षण कब से होगा जनगणना का जो कार्य होगा? कार्य 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 30 तक अभी हम लोग को घर की नंबरिंग और उससे जो जानकारी लेना है वहाँ निवासरत लोगों से, वो जानकारी लेने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित अपने निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्वगणना कर राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 से 30 अप्रैल तक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस बार जनगणना को डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। उन्होंने बताया कि 1 मई से पहला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर मकानों, सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं की जानकारी जुटाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सटीक आंकड़े ही भविष्य की योजनाओं और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने का आधार है, इसलिए लोग सही जानकारी देकर सहयोग करें। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर ब्लॉक के ग्राम कौशलपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बन रही पुलिया में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। सरपंच और ग्रामीणों के निरीक्षण में खुलासा हुआ कि मजबूत कंक्रीट की जगह बेस में बड़े बड़े बोल्डर डाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिया की निर्धारित गहराई में भी कमी पाई गई है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह लापरवाही भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकती है। मामले में अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत कौशलपुर। जी, अभी एक PWD के द्वारा यहाँ पे पुलिया बनाया जा रहा था, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, उसमें वो क्या मामला है? ये मामला हम लोग के ग्राम पंचायत कौशलपुर का है। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि जो हमारे ग्राम पंचायत कौशलपुर के भैंसामुड़ा में एक पुलिया निर्माण हो रहा था PW विभाग के द्वारा, वहाँ बड़े बड़े पत्थर डालने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके संबंध में हम लोगों ने आज आकर यहाँ देखा तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर जो कि डाले हुए गए थे, वहाँ पर उसको विभाग के द्वारा जो आदेश आया हुआ था उसके द्वारा निकलवाया गया। तो साक्षात मतलब देखा गया कि वहाँ प्रूफ में भी बहुत ही बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं। उसके बेस को भी देखा गया, साथ में मसाला का क्वालिटी और उसका जो गहराई था सभी गुणवत्ताहीन तरीके से बनाया गया है। PWD विभाग के जितने भी SDO हैं, इंजीनियर हैं और उतने जितने भी कर्मचारी हैं बहुत ही लापरवाह तरीके से ग्राम पंचायत कौशलपुर में कार्य कर रहे हैं। कभी आते हैं कि नहीं? जैसे विभागीय इंजीनियर कभी कभी आते हैं, इसके पश्चात तो चले जाते हैं। हर 2 दिन में कुछ नए इंजीनियर कोई लोग भेजते हैं और हर एक को अलग अलग तरीके से बहुत सारे निर्माण हुए हैं। हाँ। उसमें भी क्या इस तरह का घटियापन देखने को मिल सकता है? लगभग कुछ तो होंगे, उनको भी देखने पे पता चल जाएगा कि शायद तक उनके, बट ये तो एकदम इस तरह का अगर रवैया हो ठेकेदार का, तो क्या निर्माण काम के लिए आप लोग कोई गांव वाले कोई आवाज उठाएंगे फिर कैसे करना? हाँ, अगर आगे चलकर इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आगे चलकर इस काम को लगभग रोक ही दिया जाएगा। PWD विभाग इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगी। फिर देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला कानून अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस फैसले को लेकर बिलासपुर में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की।
इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। प्रेस वार्ता में मौजूद महिलाओं ने कहा कि यह कानून महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बता दें कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लागू होने को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिस पर पहले कई सवाल उठे थे। अब नए प्रस्तावित विधेयकों के पारित होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। यह कदम देश की राजनीति में महिलाओं की नई ताकत बनकर उभरेगा। जी हाँ, ये 131वां जो संविधान संशोधन 2026 प्रस्तुत किया गया है, इसमें महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिला है, तो हम सामान्य महिलाएं एक गृहिणियों के रूप में, एक समाज सेविकाओं के रूप में यहाँ अपनी बात रखने आई हैं और यह कहना चाहती हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि आपने कम से कम हमारे बारे में सोचा और 33% हमें आरक्षण देते हुए हमारा एक स्थान वहाँ संरक्षित किया। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। सशक्तिकरण है या चुनावी रणनीति है? बिल्कुल नहीं। अब हमें जब मिल रहा है वह अधिकार, जिस अधिकार की हम एक प्रतीक्षा में थे, तो हम निश्चित रूप से उसे उस तरह सकारात्मक रूप में ही लेते हुए यह कहेंगे कि यह हमारे हित में ही है, महिलाओं के हित में है। कितने सालों का आप लोगों ने इंतजार किया? 40 वर्षों तक हमने इसका इंतजार किया है कहीं ना कहीं, और अब जाकर हमें यह आरक्षण मिला है, जिसके बाद अब संसद में हमारा भी स्थान जो है तय माना जाएगा। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर नेहा सिंह राजपूत, मैं एक लेखिका और कवित्री भी हूँ, और इस प्रकार से अपने थॉट प्रोवोकिंग लाइंस के द्वारा मैं कहीं ना कहीं समाज में जो एक आंदोलन लाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो हमारा यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो रहा है, जो डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, ठीक है, तो हम उस बिल की में जो भी हमारी जो आवाज़ है, हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं। हम बिल्कुल ऑर्डिनरी हम समाज के लेडीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, ये समाज सेवा से जुड़ी हैं। मैं टीचिंग एकेडमिक से जुड़ी हूँ, मैडम अगेन समाज सेवा से जुड़ी हैं। तो हम तीनों ही अपने आप को हमारी जो लेडीज़ का समूह है, या लेडीज़ जो समाज में हमारे जो नारी और पुरुष की हमारी जो समाज की नारी वर्ग है, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस विधेयक से कितना लाभ होगा महिलाओं को? इस विधेयक से तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है सर। 33% का लाभ होगा जो लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होगा। हमें महिलाओं का आत्मविश्वास, नेतृत्व बढ़ेगा, है ना। महिलाएं की भागीदारी होगी तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ विकास, हर जगह विकास ही विकास होगा। व्हाई नॉट, है ना, हमारा यही कहना है। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त 403 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए संतोष का क्षण है जब हमारे युवा अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक वरदान से कम नहीं है। जैसा आदमी बर्थडे को नहीं भूलता, डेट ऑफ बर्थ, वैसे आदमी जो है अपने शासकीय सेवा की तिथि को नहीं भूलता। और आज आप सबको आज नियुक्ति पत्र देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं कि ये 2 साल हमारा बेमिसाल छत्तीसगढ़ को नीत नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए लगातार सतत काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। इनके नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, हमारे आयुक्त श्री संतोष देवांगन जी, एडिशनल डायरेक्टर तिवारी जी,
और विभाग के हमारे सभी बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में उस वक्त अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब पूर्व कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी के विदाई समारोह के बीच छात्रों का विरोध खुलकर सामने आ गया। एक और विश्वविद्यालय प्रशासन सम्मानपूर्वक विदाई कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, वहीं दूसरी ओर यूटीडी के छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। छात्रों ने पूरे कैंपस में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत और नीरज यादव ने आरोप लगाया कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी, खरीदी में अनियमितता और रोस्टर प्रणाली में हेरफेर जैसे कई गंभीर मामले सामने आए। उनका कहना है कि इससे विश्वविद्यालय की छवि और छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नाराजगी साफ दिखाई दी। छात्रों ने कहा कि यह विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार की मांग है। इधर नए कुलपति प्रोफेसर ललित प्रकाश पटेरिया की नियुक्ति से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब सभी को पारदर्शिता, बेहतर शिक्षा और विकास की आस है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह हमारा विरोध पिछला पूर्व कुलपति के दूषित कार्यकाल के ऊपर है। प्रतीकात्मक रूप से हम विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यह हमारा विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा यह हम सभी छात्र छात्राओं का शांतिपूर्ण विरोध है। आज हम पूरे विश्वविद्यालय में गंगा जल का छिड़काव कर विश्वविद्यालय का प्रतीकात्मक रूप से शुद्धिकरण करेंगे। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हिस्ट्री सीटर रोहित उइके उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोदवारा अंडरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति हथियार के साथ मौजूद है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में वह हथियार के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पर पहले से 12 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। उक्त जो प्रकरण है, प्रकरण में जो मर्ग जांच की जा रही थी, मर्ग जांच के पश्चात उसमें कॉसिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जिसमें 106 के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके साथ में 290 BNS की धारा भी उसमें लगाई गई है। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 मामलों में करीब 11,70,000 रुपए की चोरी के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 93 बैटरियां, एक कार, पिकअप वाहन, मोबाइल फोन और नकदी सहित 11,21,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी टावर लोकेशन लेकर चोरी करते थे और बैटरियां कबाड़ी को बेचते थे। कार्रवाई एसएसपी YP सिंह के निर्देशन में की गई। 11, 12, 13, 14 को जो है इस जियो के अधिकारियों ने शिकायत किया था कि उनके कुछ कर्मचारियों ने मिल करके जो है बैटरी चोरी की है जो जियो टावर में लगती है। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है संदेही जो उनके कर्मचारी थे उनको उठाया और सीसीटीवी कैमरे में जो है जिस उसमें गाड़ियों में जो इन्होंने बैटरियों को ले जाने का काम किया था, उन गाड़ियों को डिटेल लेकर जो है उनके जो गाड़ियां हैं और ड्राइवर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक भानु प्रतापपुर का कबाड़ी भी शामिल है जिसने जो बैटरियों को जो है खरीदा था और बेचने वाला जो सोनू उर्फ देवराज है वो दल्ली राजरा का रहने वाला है। बाकी 2 जियो के जो कर्मचारी हैं वो जो है मोला मानपुर जिले के निवासी हैं और इसमें एक पिकअप का ड्राइवर है जो दल्ली राजरा का निवासी है। टोटल कुछ 5 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं और 91 जो है बैटरी जो है जियो टावर की बरामद की है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत खनन होने की शिकायतें लगातार मिलती रही है। समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों में ऐसी खबरें आसानी से देखी जा सकती है। रेत माफियाओं को प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण मिलने की चर्चाएं भी हमेशा से आम रही है। ऐसे ही एक चर्चा एक बार फिर तेजी से बलौदाबाजार जिले में फैल रही है। दरअसल वर्तमान में बलौदाबाजार जिले में टेंडर से अलॉट हुए 9 रेत घाट जो टेंडर जारी होने के बाद से ही बंद पड़े हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि रेत निकालने वाले हैवी मशीनों से रेत निकालना चाहते थे, लेकिन बलौदाबाजार के पूर्व कलेक्टर ने भारी मशीनों के इस्तेमाल की सख्त मनाही कर रखी थी।
अब बलौदा बाजार के वह कलेक्टर बदल गए हैं, वहां नए कलेक्टर साहब आ गए हैं। अब बलौदा बाजार में यह चर्चा है कि सभी 9 रेत घाटों में भारी मशीनों से रेत का खनन शुरू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि भारी मशीनें रेत घाटों के आसपास तैनात खड़ी है। एनजीटी के नियमों के खिलाफ पोकलैंड और भारी वाहनों से महानदी का सीना चीरने की इस कथित तैयारी के पीछे 45 लाख की भारी रकम की चर्चा बार बार हो रही है। प्रत्येक घाट से 5 लाख हर महीने पहुंचने का वादा ठेकेदारों की तरफ से किया गया है, यानी 9 घाटों से कुल मिलाकर हर महीने 45 लाख रुपए का चढ़ावा। इसके लिए सभी ठेकेदारों की बाकायदा एक मीटिंग भी हुई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि हर महीने 45 लाख रुपए की मिलने की बात सुनकर नदी में नियम विरुद्ध भारी वाहन उतारने की मौखिक सहमति दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस 45 लाख के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी के पास जाएगा, एक हिस्सा संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी के पास पहुंचेगा और एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र के एक बड़े नेताजी को बतौर चढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि यह सब कुछ बातें अपुष्ट चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं से महानदी में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की चिंता में हमने बलौदा बाजार के कलेक्टर, माइनिंग अधिकारी और मंत्री जी से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसी जानकारी अब तक उन्हें नहीं है। माइनिंग अधिकारी ने कहा कि भारी वाहन आए तो हैं, लेकिन रेत निकालने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। और मंत्री जी का कहना था कि वह 1 हफ्ते से बाहर है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे ज़िले में अवैध खनन जो है बंद है, किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है। यदि कोई बात आती है तो उसको हम जानकारी में लेंगे, संज्ञान में लेंगे। अभी तक से हमारे ज़िले में साफ़ सुथरा काम है और कोई अवैध खनन की अनुमति नहीं है, ना अवैध खनन नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। ये फालतू बात है, जो इस तरह का जो बोलते हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये फालतू बात है और इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी ने यही कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन कई सारे नियम और दावे 45 लाख के भारी वजन के नीचे दबकर दम तो नहीं तोड़ देंगे। यह 45 लाख रुपए एनजीटी, महानदी, पर्यावरण और आमजन की सेहत पर कितना भारी पड़ेगा, आने वाले कुछ समय पर ही इस बात का निर्णय करेंगे। बलौदाबाजार जिले के सभी 9 रेत घाटों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए। आज के बुलेटिन बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।